हेलो एवरीवन, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें मैंने आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद बताया था पीएच कैलकुलेशन के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है ना। इसके पहले मैंने आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाया। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में मैंने तीन आपको बताए थे, अरेनियस कॉन्सेप्ट, नॉस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट और लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि किस टाइप के एसिड जो है वो H प्लस देते हैं, कौन H प्लस नहीं देता फिर भी एसिड है। ऐसे ही बेस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। उसमें ये भी हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा। इसके बारे में जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं जिस पॉइंट से, वो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीएच, अगर हम किसी सॉल्यूशन का पीएच निकालना चाहते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, ये जानना चाहते हैं बिना ये पता लगाए कि उसमें कौन सा कंपाउंड है, तो इस पीएच निकालने के लिए हम लोग आज बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली इसमें पी के बहुत सारे मतलब है। इसको पोटेंस भी बोलते हैं, पोटेंशियल, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है एक्चुअली। तो आप पोटेंशियल के नाम से जानते होंगे, पोटेंस के नाम से जानते होंगे, या प्यूसेंस ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जो भी एसिड होता है उसके पास हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो हाइड्रोजन आयन के और H2O जो होता है वो ब्रेकडाउन होता है दो पार्ट में, हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन। तो अगर मैं बात करूं एसिड की, तो एसिड में मैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकता हूं। तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पीएच। तो अब बात होगी बेस की, बेस में H+ तो होता नहीं, तो बेस में क्या होता है, OH माइनस। तो हमको उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो हम H2O में से OH माइनस को माइनस करेंगे, तो यहां से हमको क्या मिलता है, H+। तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका पीएच। तो बेस का पीएच, एसिड का पीएच, ये सभी निकालने के लिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो पीएच निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो पीएच का जो फॉर्मूला है वो होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, या इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग, लैंग्वेज नहीं, अगर हम माइनस को अंदर ले लें तो ये हो जाएगा लॉग H+ की पावर में -1, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं pH इक्वल्स टू लॉग 1/H+ का कॉन्सेंट्रेशन। ये होता है पीएच, ठीक है। तो पीएच के लिए मुझे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो अगर किसी क्वेश्चन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है या एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो उस केस में उसका पीएच निकालना बहुत इजी होगा। बट इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, लॉग। इसके लिए हमको लॉग पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लॉग निकालते हैं। अगर हम लॉग निकालना सीख गए तो हम क्या निकालना सीख गए, इसका पीएच निकालना सीख गए। तो देखते हैं कि लॉग कैसे निकालते हैं। देखिए लॉग के लिए क्या करना है, सबसे पहले लॉग होता क्या है, तो लॉग के दो फॉर्म होते हैं, आपको पता होगा। ये मैं केवल पीएच के पर्पज से नहीं बता रहा हूँ, लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी इसको पढ़ेंगे, बहुत जगह ये काम आता है। तो लॉग शॉर्ट तरीके से कैसे हम लॉग निकाल सकते हैं, तो लॉग फुल फॉर्म लॉगरिथम बोलते हैं। लॉग के दो फॉर्म है, एक होता है ln और एक होता है लॉग। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग और इसका मतलब होता है यूनिवर्सल लॉग। और दोनों में क्या रिलेशन है, तो ln का मतलब होता है 2.303 लॉग, ये बेस 10 में होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड यूनिवर्सल लॉग। तो लॉग निकालने के लिए करना क्या है हमको, सबसे पहले तो लॉग के लिए हमको कम से कम लॉग की 2 से 3 वैल्यू जो है वो याद करके रख लेनी है शॉर्ट ट्रिक करने के लिए, ठीक है। लॉग टेबल नहीं है तो लॉग कैसे निकालना है मैं ये बता रहा हूं। तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, सभी जानते हैं। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301, ये याद रखना की चीज है। लॉग 3 की वैल्यू क्या है, 0.477, ये भी याद रख लीजिए। फिर लॉग 4 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए, 7 की वैल्यू क्या है, 0.845। अगर आप ये और लॉग 10 जानते हैं सभी, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं 0। मेन तो ये 3 है, ये 3 आपने याद कर लिए तो आप बहुत सारे लॉग की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लॉग 1 और लॉग 10 आपको मालूम है। तो लॉग निकाले कैसे, तो लॉग निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले
लॉग के जो 3 थ्योरम है वो आपको याद रखने हैं। थ्योरम कैसे, जैसे कि log x गुना y इक्वल टू होता है log x प्लस log y। मतलब किसी दो अंकों का लॉग अगर निकालना है जो कि एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको क्या करना है, log x इंटू y का मतलब होता है log x प्लस log y। ठीक है, वैसे ही log x अपॉन अगर मल्टीप्लीकेशन की जगह वो डिवीजन में है तो ये हो जाएगा log x माइनस log y। और वहीं पे log x की पावर में y हुआ तो ये y जो है पावर जो है सामने आ जाएगी, तो ये सामने आएगी तो हो जाएगा y log x। इस तरीके ये 3 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम अगर आपको मालूम है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, लॉग निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम का। अभी इसका लॉग निकाल के देखते हैं हम किसी का भी, जैसे कि मैंने 2 3 7 के बता दिए, बाकी के तो बता ही नहीं। तो अगर मैं 4 की बात करूं, log 4 क्या होगा, ठीक है, ये टेक्निक 1 बता रहा हूं मैं, अलग अलग टेक्निक्स है, मतलब पहले तरीके से जिसमें हमको बहुत सिंपल है, सिंपल तरीकों से निकालना है। तो log 4 निकालना है। log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 इंटू 2। तो log 2 इंटू 2 मतलब क्या होगा, log 2 प्लस log 2। log 2 की वैल्यू आपको याद है कितनी, 0.301, तो ये हो जाएगा 0.301 प्लस 0.301 इक्वल टू होगा 0.602। ये log 4 की वैल्यू होगी। वैसे log 5 निकालना है मुझे, तो log 5 को क्या लिख सकते हैं, log 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। तो log 10/2 है ना, 10/2 मतलब x अपॉन y, x अपॉन y मतलब log x माइनस log y। तो log 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2। ठीक, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 की वैल्यू 0.301, तो ये कितना हो गया 0.699। सिंपल। इसी तरीके से मुझे log 6 चाहिए, तो log 6 कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा log 2 इंटू 3। 6 को लिख सकते हैं, 3 मैंने याद करने बोला था, 2 अभी आपको याद करना है, तो log 2 और 3 मालूम है, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई अगेन, तो ये होगा log x प्लस log 2 प्लस log 3 इक्वल टू log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू 0.477, तो log 6 की वैल्यू आप इसको ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 0.778। ये हो गया log 6। तो इसी तरीके से log 9 क्या होगा, तो log 9 क्या होगा, तो log 9 को लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ये पावर में आ गया, पावर सामने आ जाएगा 2 log 3। log 3 की वैल्यू आपको मालूम है 0.477 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 0.954। ये वैल्यू आ गई log 9 की। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, log निकालना है इन थ्योरम का यूज करके। ठीक है, log की एक बहुत अच्छी और एक प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि जब भी आप log निकालेंगे तो log अगर डेसिमल में है ना, मैं इसको अलग से बताता हूं। देखिए, log अगर मुझे डेसिमल में चाहिए, डेसिमल वाले जो लॉग्स हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मुझे चाहिए 0.2 log की वैल्यू में, तो 0.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो डेसिमल हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा log 2/10। ठीक है, तो log 2/10 को कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 10, फिर ये log 2 माइनस log 10 क्या होगा, log 2 की वैल्यू 0.301 माइनस log 10 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा माइनस 0.699। ठीक है, तो इस तरीके से डेसिमल की वैल्यू का भी log निकाला जा सकता है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि जीरो का क्या यूज है log टेबल में, अगर मैं कहता हूं log 2 की वैल्यू 0.301 है, तो log 20 की वैल्यू कितनी होगी, या log 200 की वैल्यू कितनी होगी, या log 3000 की वैल्यू कितनी होगी, या log 4 lakhs की वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालना है, तो सिर्फ आपको जीरो और इस सामने वाले को देखना है। तो अब सबसे पहली बात, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, क्या log 2 में कोई भी जीरो है, नहीं है, एक भी जीरो यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ जीरो ही आया डेसिमल के पहले, जिसको पूर्णांश बोलते हैं। अभी सोचना ये है
कि log 20 में कोई जीरो है? यस, 20 में कितने जीरो है? एक जीरो है, तो ये हो जाएगा 1.2 के लिए क्या होता है? 301। यस, 200 के लिए क्या कितने जीरो है? 2, तो ये हो जाएगा 2.2 के लिए कितना होता है? 301। तो 3000 को log कितना होगा? तो 3 जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3.3 का कितना होता है? 477। ठीक है, 4 लाख का क्या होगा? तो यहाँ पे 2 3 5 जीरो है, तो ये हो जाएगा 5। जितने जीरो डेसिमल के पहले वो नंबर आपको लिख देना है। 10 जीरो लगे हैं तो डेसिमल के पहले 10 लिख दो, 11 जीरो लगे हैं तो 11 लिख दो, बस यही करना है आपको। तो हो जाएगा 5.4 के लिए क्या होता है? 602। तो इस तरीके से आप लॉग निकाल सकते हैं, और जब एक बार लॉग निकालना सीख गए तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं? पीएच का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं आगे, पीएच कैसे निकाल रहे हैं उस पीएच निकालते कैसे? अभी मैंने पीएच के बारे में बताया था कि पीएच होता क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ H+। लेकिन जैसा पीएच होता है ना, वैसा ही पीओएच होता है, और वैसा ही पीकेडब्ल्यू होता है। तो ये पीओएच पीकेडब्ल्यू क्या है और ये पीएच किससे रिलेटेड है? पहली बात तो पीएच दिया किसने था? तो पीएच के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो थे वो थे सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने पीएच का एक स्केल जनरेट किया जिसको पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। जो पीएच स्केल है वो उन्होंने बताया कि पीएच जो है वो 0 to 14 तक हो सकता है। ठीक है, ये जो 0 to 14 है, 0 से ऊपर ही होगा। तो 0 से 14 की जो बात है, इन्होंने 14 तक ही क्यों लिया, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसको उन्होंने केडब्ल्यू से समझाया। केडब्ल्यू क्या होता है? केडब्ल्यू को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये बताना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या चीज है? तो वाटर जो है जब आयोनाइज होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? H+ और OH- के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैंने आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाऊं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? दिस इज अ लिक्विड, और ये आप एक्वस कह सकते हैं और इसको एक्वस बोल सकते हैं। तो K इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू OH- अपॉन H2O। H2O चूंकि लिक्विड है वो यूनिट वैल्यू में आएगी, तो यहां पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं K इक्वल टू H+ इंटू OH-, और यहां पर इसको यहां लिख लो या इसको ऐसा लिख लो तो KW। तो KW क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ H+ मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH-। इन दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, और ये सीधा सीधा रिलेटेड है किसके साथ? पीएच के साथ। कैसे? तो कैसे वो देखेंगे, कैसे रिलेटेड। तो KW का मान जो होता है वो होता है 10⁻⁻14। 10 की घात में ऋण 14 जो है वो KW का मान होता है। कब? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जिसको सामान्य ताप बोलते हैं। और ये जो ताप है ये कमरे का ताप कहलाता है। तो कमरे के ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 की घात ऋण 14 होता है KW का मान। और जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो उसका मान कम होते जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं KW का जो मान है वो 10 की घात ऋण 13 हो जाता है जब यही टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो समझिए कि टेम्परेचर जब बढ़ा तो इसका मान भी क्या हो गया? KW का मान क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया मतलब नेगेटिव पावर कम हो गई, मतलब वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। अगर टेम्परेचर कम होगा तो KW का मान भी कम होगा। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम है तो आयोनाइजेशन क्या होगा? कम होगा। इसी वजह से ये वैल्यू कम ज्यादा होती है, और यही डिसाइड करता है कि एक्चुअली पीएच का जो स्केल है वो क्या होगा। तो चूंकि सोरेनसन ने ये जो चीज है पीएच है वो KW की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर लेके सॉल्व किया था, इसलिए ये मान आता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं KW का जो रिएक्शन इक्वेशन है वो क्या है? H+ OH- का कॉन्सेंट्रेशन। इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग KW माइनस लॉग H+ प्लस में लिख रहा हूं, और ये हो गया माइनस लॉग OH-। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जिस तरह से माइनस लॉग H+ को मैं PH कहता हूं, वैसे ही माइनस लॉग KW जो है वो PKW कहलाता है, और माइनस लॉग OH- जो है POH कहलाता है। बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो PH प्लस POH बराबर क्या होता है? PKW। अब सोचने की बात यह है कि PKW कितना होगा? तो माइनस लॉग KW
की जगह अगर मैं वैल्यू रखना चाहूं तो पी के डब्ल्यू होता क्या है, ये होता है माइनस लॉग के डब्ल्यू। के डब्ल्यू की मान 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 25 डिग्री पे, है ना। तो के डब्ल्यू का मान कितना है, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 14। अभी अभी मैंने आपको लॉग निकालना सिखाया था। लॉग में करते क्या है हम लोग, लॉग में लॉग की जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, ये हम लोग करते हैं। तो माइनस 14 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 14 लॉग 10। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा 14 और log 10 की वैल्यू 1, तो ये आया 14। तो ये 14 किसकी वैल्यू आ गई, pKw की। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि pKw का मान 14 होगा कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो वैसे ही pKw का मान 13 होगा। क्यों 13 होगा, क्योंकि Kw का मान 10 की घात ऋण 13 है किस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो वहां पर pKw का मान 13 होगा कितने पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप सोचिए कि pKw क्या था, pH और pOH का कॉम्बिनेशन था। तो pH और pOH को जोड़ने से ही pKw बनता है, और pH और pOH को जोड़ने से अगर pKw बनता है जिसकी वैल्यू 14 है, 14 है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब ये है कि pH का जो पैमाना होगा वो 14 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने स्केल को 0 से कहां तक का बनाया, 14 तक का, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं 60 डिग्री सेल्सियस पे तो ये 13 होगा। ये पैमाना 0 से 13 तक का जाएगा। अब इसी से हम लोग निकालते हैं वाटर का पीएच, मींस जल का पीएच। तो जल का पीएच जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीन है, तो उदासीनीकरण का पीएच कितना होगा, सोचने वाली बात है कि उदासीनीकरण का पीएच कितना होगा। तो उदासीनीकरण के पीएच के लिए हमको क्या चाहिए, तो हम लोग बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। अभी अभी आपको पता है कि अगर हम बात करें वाटर के लिए, H2O के लिए, तो H2O दो भागों में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। तो अब बताइए क्या मैं, अगर जब ये दोनों बराबर है तो मैं Kw बराबर H प्लस इंटू OH माइनस की जगह H प्लस इंटू H प्लस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है। कब, जब हम जल की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग उदासीन कहते हैं। तो यहां पर जब दोनों इक्वल है तो Kw बराबर हो गया H प्लस का स्क्वायर हो गया। तो H प्लस बराबर क्या हुआ, Kw का रूट, और Kw का मान कितना है, 10 की घात ऋण 14 का रूट 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो H प्लस का मान कितना हुआ, 10 की घात में ऋण 7। यहां से मिल गया मुझे H प्लस की सांद्रता। और pH क्या होता है, pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 की घात में ऋण 7, ऋण 7 सामने आएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, आंसर आएगा 7। तो pH कितना है जल का, 7। इसलिए हम बोलते हैं कि यह उदासीन pH है। अगर किसी भी विलयन का pH 7 है मतलब वह विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। अब ये 7 तब आया जब ये 10 की घात ऋण 14 और pKw का मान 14 था। तो सोचिए 60 डिग्री सेल्सियस पे जब pKw का मान 13 होगा तो उदासीन pH कितना होगा। तो इस केस में जो उदासीन विलयन का pH होता है वो कितना होगा, 13 का आधा कर दो, 6.5, 6.5 जिसका pH होगा वह विलयन उस समय उदासीन कहलाएगा। और इस समय अगर pH 7 हुआ तो वह विलयन क्षारीय कहलाएगा, क्योंकि यहाँ का उदासीन pH कितना है, 6.5। तो ये pH का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि pH आया Kw के थ्रू है। Kw का मान जितना होगा, जितना भी होगा Kw का मान, वहां से हम निकालेंगे pKw, और pKw का मान जितना होगा वही हमारा क्या होगा, pH स्केल होगा। जैसे pKw का मान 14 है तो pH स्केल 0 से 14 बनेगा। pKw का मान 13 है तो 0 से 13 बनेगा। और उदासीन pH pKw का आधा होगा हमेशा। तो जैसे कि उदासीन pH की हम बात करें तो 14 के लिए वो 7 था, तो वैसे ही 13 के लिए वो 6.5 है। इससे रिलेटेड 2016 में क्वेश्चन आया है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल वो क्वेश्चन था। तो आगे मैं और भी सॉल्यूशंस को लेकर बात करता हूं, किसके लिए, pH के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग एसिड का pH निकालते हैं, फिर बेस का pH निकालेंगे। तो एसिड हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, जो अभी तक क्वेश्चन में आया है, उससे साफ पता चलता है कि वो जो pH निकलवाना चाह रहे हैं वो केवल स्ट्रॉन्ग एसिड का निकलवाना चाह रहे हैं। pH निकालने के लिए
जो विलियन है या सॉल्यूशन है वो लगभग 8 से 10 प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का अलग, स्ट्रॉन्ग बेस का अलग, वीक एसिड का अलग, वीक बेस का अलग, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन का, ऐसे बफर का, ऐसे बहुत सारे पीएच के कैलकुलेशंस हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है। जब सिलेबस में नहीं है तो अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बट जो सिलेबस में है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच से रिलेटेड है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में। तो एसिड की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल और साधारण सी बात करूं HCl की, तो HCl जो है वो देता है H+Cl-, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, जिसकी बात मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 100% जो है वो क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो 100% आयनित हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सांद्रता, जो कॉन्सेंट्रेशन HCl की है, वही सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, H+ की होगी। तो वहां हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां सीधे सीधे जो इसकी सांद्रता, उसी को H+ की सांद्रता मानकर हम वहां पे क्या निकाल लेते हैं, उसका पीएच निकाल लेते हैं। और एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना है कि पीएच निकालने के लिए जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है ये हमेशा नॉर्मेलिटी में हमको रखना है। किसमें रखना है, नॉर्मेलिटी में। मोलरता अगर दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है x इंटू मोलैरिटी। तो x यहां क्या है, अगर वो एसिड है तो x क्या है, H+ आयन की संख्या, और अगर वो बेस है तो OH- आयन की संख्या, वो x की बात हो गई। अभी मैं इसके एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो हमको नॉर्मेलिटी पता है, अगर नॉर्मेलिटी दी हुई है तो ठीक है, बहुत अच्छा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर मोलैरिटी दी हुई है तो हमको उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। पहले मैं नॉर्मेलिटी से ही क्वेश्चन करके बताता हूं। एक क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं पहला। इस एग्जाम्पल में आपको बताना चाह रहा हूं कि 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl है, इसका पीएच निकालने को कहा गया है। तो इसका पीएच क्या होगा, तो 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl का मतलब H+ की जो सांद्रता है वो 0.1 है, और 0.1 का मतलब 10 की घात में ऋण 1 है। ऐसा लिख सकते हैं। इससे भी सॉल्व होगा, इससे भी सॉल्व होगा, आपको जैसा सही लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। तो पीएच का फॉर्मूला होता है log 1/H+ की सांद्रता। ठीक है, तो log 1/H+, तो log 1/H+ की सांद्रता कितनी है, 0.1 या 10 की घात में ऋण 1, दोनों में से जो मान रखना चाहे आप रख सकते हैं। दोनों ही केस में आगे आएगा log 10 हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे 0 आ जाएगा, तो log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो pH का मान कितना आया 1, चूंकि यहां पर क्या दी हुई थी, नॉर्मलता दी हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग निकालते हैं। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं कि 0.2 नॉर्मेलिटी का H2SO4 दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो इस नॉर्मेलिटी के H2SO4 का पीएच निकालना है, तो H+ की सांद्रता, चूंकि नॉर्मेलिटी दी हुई है, हमको इसको बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो हम एज इट इज इसको सॉल्व करेंगे। तो H+ की सांद्रता क्या होगी, 0.2। ठीक है, तो यहां से pH का मान क्या आएगा, तो pH बराबर होगा log 1/H+, और 1/H+ क्या है यहाँ पर 0.2, तो log 1/0.2 दशमलव हटाऊंगा 10 बनेगा, तो ये बनेगा log 10/2, जबकि log 10/2 क्या होता है, log 5, और log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.699, और ये हो गया इसका pH। इतने आसान तरीके से आपको क्या निकालना है, पीएच, और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, वही देखेंगे हम लोग आगे भी। ठीक है, अब मुझे निकालना है तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। चलिए यहां अलग से लिखता हूं, थर्ड एग्जांपल। अगर मैं लेता हूं 0.2 मोलैरिटी H2SO4। अब यहाँ नॉर्मेलिटी की जगह क्या दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है, मोलरता दी हुई है, तो यहां मुझे सबसे पहले इसका नॉर्मलता निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, x गुणा मोलरता। इसके लिए x का मान क्या होगा, तो x का मान 2 होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा मोलरता कितनी दी गई है, 0.2, ये हो जाएगा 0.4, मतलब 0.4 नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। तो
तो 0.4 इसकी क्या आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई, जबकि 0.2 क्या थी, मोलैरिटी थी। मुझे पीएच इससे नहीं, मुझे पीएच इससे निकालना होगा। तो पीएच का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। अब तो आप समझ ही गए हैं, बहुत आसान है। नीचे लिखेंगे 0.4, तो ये हो जाएगा कितना, log 10/4 या log 5/2 भी लिख सकते हैं 10/4 को। तो log 5/2 क्या होगा, log 5 माइनस log 2। log 5 का मान 0.699 निकाला था हमने, और ये 0.301। इस तरीके से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.398। ये हो गया पीएच। ठीक, तो यहाँ जो गलती हो सकती है, वही गलती सिर्फ ये है कि आपको मोलरता दी हुई है और वहीं से अगर आपने उसका पीएच निकाल दिया तो वो गलत आंसर आएगा। अगर आपने इसका नॉर्मलता मान के निकाला तो इतना आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। इसका आंसर ये 0.398 ये सही है। तो इस तरीके से हमको क्या निकालना है, एसिड का क्या पीएच। अगर मुझे किसी बेस का पीएच निकालना है तब क्या करना होगा, सेम तरीका। अगर मैं 0.2 नॉर्मेलिटी NaOH का पीएच निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या, अब यहां पर मुझे H+ नहीं पता, मुझे क्या पता है, OH माइनस। OH माइनस की सांद्रता कितनी है, 0.2। तो यहां से pH नहीं निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, POH। और POH की वैल्यू क्या होगी, वही log 1/0.2 जो जैसे ये था, और ये मान कितना आ जाता है, 0.699। और ये मान pH नहीं है, ये मान POH है। तो आपको पता है कि pKw बराबर होता है pH प्लस POH। चूंकि ये मान POH है और pH बराबर क्या होगा, pKw का मान होता है 14 माइनस ये हो जाएगा pH। तो 14 में से आपको POH का मान माइनस कर देना है 0.699, तो ये हो जाएगा 13.301। दिस इज द pH ऑफ NaOH 0.2 नॉर्मेलिटी का। तो अगर ये इसका pH है तो ये pH आप देखो 7 से ज्यादा है, जो कि बेसिक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस सॉल्यूशन। और ये वाला जो है सभी 7 से कम आए हैं, ये सभी क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो यही एक तरीका, बहुत सिंपल तरीका है pH निकालने का। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी बात होगी इनकी, एसिड की हो या बेस की, तरीका दोनों का सेम है। अगर वो एसिड है तो सीधे pH निकलेगा, और अगर वो बेस है तो आपका POH निकलेगा। तो POH को आपको 14 से माइनस कर देंगे, तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा, उसका pH निकल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इसमें। देखिए इसमें क्या है, एसिड और बेस के साथ साथ एक और चीज जो थी, और उससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन की जो बात है एसिड और बेस में, अभी इसका शॉर्टकट बता देते हैं, शॉर्टकट में कैसे करना है। तो शॉर्टकट ये क्या है कि अगर हम बात करें H+ के कॉन्सेंट्रेशन की, अगर ये 10 की घात ऋण 1 मतलब 0.1 है, तो pH कितना आया था, अभी हमने निकाला था, pH आया था 1। वैसे 10⁻⁻2 तो pH आएगा 2, 10⁻⁻3 तो pH आएगा 3, 10⁻⁴ तो pH आएगा 4। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि pH इक्वल टू होता है क्या, माइनस log ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन। ये pH होता है, और H+ के कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर में होंगे तो पावर सामने आएगा, तो ये इनके pH निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर माइनस लॉग को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻ pH। ये H+ कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन दिया है, H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, 10 की घात में ऋण pH, 10 की घात में ऋण 1 तो pH 1, 10 की घात में ऋण 2 तो pH 2, 10 की घात में ऋण 3 pH 3, 10 की घात में ऋण 4 तो pH 4। वैसे 10 की घात में ऋण 5 तो pH 5, 10 की घात ऋण 6 तो pH 6, 10 की घात ऋण 7 तो pH क्या 7 होगा, 10 की घात ऋण 8 तो क्या pH 8 होगा। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो करना क्या है, अभी सोचिए, जब तक यहां तक चल रहा था तब तक ठीक था, 10 की घात ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये एसिड है और एसिड में H+ है, और H+ है तो उसका pH हमेशा 7 से कम होगा। यहां पर जो pH 6 तक तो सही था, बट 10 की घात ऋण 8 जब सांद्रता होगी एसिड की, तो क्या pH 8 होगा, नहीं 8 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो pH मान है वो एसिड के लिए 7
से कम होगा। तो 10 की घात ऋणात्मक सांद्रता के लिए H+ का pH कैसे निकालेंगे, क्या तरीका हो सकता है। इसी तरीके से NaOH के लिए ये बात लगती है ना। तो अब मुझे बताएंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर HCl की सांद्रता दी गई है, मतलब H+ की सांद्रता 10 की घात में ऋणात्मक, इसका क्या मतलब होता है कि अगर इतनी नॉर्मलता है तो क्या उसका pH 8 होगा, नहीं तो उसका pH कितना होगा वो देखना है। तो ध्यान ये देना है कि जब तक HCl में H+ की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 से ज्यादा होती है, फिर से लिख रहा हूं, H+ की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 से ज्यादा होती है मतलब किसी एसिड में, तो डायरेक्ट हम इसका pH निकाल लेते हैं। जब H+ की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 से कम हो जाती है, और चूंकि वाटर में जो H+ की सांद्रता होती है वो भी 10 की घात ऋण 7 होती है। पानी जब आयोनाइज होता है, एसिड छोड़ दीजिए, पानी की बात कीजिएंगे, तो पानी जब आयोनाइज होता है तो वो भी 10 की घात ऋण 7 पे ही उसकी नॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि उसका pH 7 होता है। तो जब पानी का H+ 10 की घात ऋण 7 है और एसिड का H+ पानी से भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर जो H+ की जो कमी है एसिड की, उसको ओवरकम कौन करेगा, पानी का ये H+। तो अब जो टोटल H+ काउंट होगा यहाँ पर, क्योंकि 10 की घात 7 ऋण 7, भाई किसी की सांद्रता जब बहुत कम हो गई है, एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि नींबू मिला रहे हैं पानी में, तो जब पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो जितना भी नींबू आपने मिलाया उसका टेस्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ पानी का टेस्ट आएगा। मतलब क्या हुआ, जब मैं pH की बात कर रहा हूं तो pH का मतलब क्या है, जब तक एसिड ज्यादा है, जैसे नींबू का मात्रा उसमें ज्यादा थी, तब तक क्या होगा, वो एसिडिक होगा, खट्टा लगेगा। बट जैसे जैसे क्या होगा, उसकी सांद्रता कम होती जाएगी तो उसका टेस्ट ज्यादा जाएगा, पानी का टेस्ट आएगा, तो ऑब्वियसली पानी का H+ इसमें काउंट होगा। तो यहाँ पर 2 H+ है मेरे पास। कब, जब हम बात कर रहे हैं HCl की सांद्रता जब कितनी है, 10 की घात ऋण 7 से भी कम है, तो H+ की सांद्रता प्लस OH- की, तो यहाँ पर इसकी सांद्रता कितनी है, 10 की घात ऋण 8, और वाटर में H+ की सांद्रता कितनी है, 10 की घात में ऋण 7। अब बताइए कि टोटल H+ कितना हुआ। तो टोटल जो H+ है वो हो गया 10 की घात में ऋण 7 प्लस 10 की घात में ऋण 8। आपको इसको सॉल्व करना आता होगा बहुत अच्छे से, कैसे सॉल्व करना है, 10 की घात ऋण 7 प्लस 10 की घात में ऋण 8। तो क्या मैं 10 की घात ऋण 7 प्लस इसको लिख सकता हूं 10 गुणा 10 की घात में ऋण 7, सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखेंगे, ये होगा 10 की घात 10 गुणा 10 की घात में ऋण 8 प्लस ये हो जाएगा 10 की घात में ऋण 8। तो यहां से क्या होगा, 10 की घात ऋण 8 को कॉमन लेंगे, ये बचेगा 10 प्लस 1, तो ये हो गया कितना, 11। तो ये हो जाएगा 11 गुणा 10 की घात में ऋण 8। ये मुझे मिल गया H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे इसका निकालना होगा pH। तो pH क्या होगा, pH वही होता है माइनस लॉग H+ की सांद्रता क्या है, तो माइनस लॉग 11, और ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 की घात में ऋण 18। तो माइनस लॉग 11 क्या होगा, तो लॉग 11 का मान निकाल लीजिए। लॉग 11 का मान क्या होगा, लॉग 11 का मान log 10 और log 12 के बीच का मान होगा। log 10 का मान कितना होता है 1, log 12 का मान कितना होता है 1.08, तो log 11 का मान क्या होगा 1.04, तो ये हो जाएगा माइनस 1.04, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये log 8 है तो ये हो जाएगा वैल्यू इसकी 8 में से इसको माइनस कर दो तो ये बचेगा 6.96। ये आ गया हमारा pH। तो ये 10 की घात ऋण 8 के लिए जो pH होगा वो होगा 6.96, जो कि 7 से कम होगा। अब ये 10 की घात ऋण 9 होगा तब भी ये 6.98 के आसपास 9.2 के आसपास 10 की घात ऋण 10 होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। सांद्रता आप एसिड की कितनी भी कम कर लो वो क्षार नहीं बन पाएगा, वो बेस नहीं बन पाएगा। एसिड है तो उसका pH 7 से कम ही होगा, अगर बेस है तो उसका pH 7 से ज्यादा ही होगा। यही चीज जो मैंने एसिड के लिए बताई वो चीज बेस के लिए भी एप्लीकेबल है। इस टॉपिक से भी, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आए हैं 2016 में, तो उसके बारे में भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। तो इस तरीके से ये pH का होल कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरा का पूरा
पीएच इस तरीके से निकालना है, पीएच इस तरीके से पढ़ना है और आपको लॉग उसी तरीके से निकालना है जो मैंने आपको बताया। एक बार आप ये सब कर ले तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी मैं 2016-17 में जो 7-8 क्वेश्चन आए हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, वो क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ और उन क्वेश्चंस को आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए था कि सेकंड्स में उनके आंसर आ जाए, है ना। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एसीएफ एग्जाम में, सीजीपीएससी में पिछले सालों में पूछे गए हैं। 2 बार जो एग्जाम हुआ है 2016 और 17 में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बाद देख सकते हैं 2016 से 1 2 3 4 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से और वहीं 2017 में 2 4 और इस तरह के 5 क्वेश्चन आए हैं इसी टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उससे ये सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो आगे भी और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो जितना पढ़ाया उसमें से ही आएगा, इसकी गारंटी है। बस आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को देखना है। यहाँ देखिए 2016 में जो क्वेश्चन था कि pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज अप्रॉक्स। अब बताइए कि अभी हमने 10⁻⁻8 के लिए सॉल्व किया, पहले दिमाग लगाइए। क्वेश्चन ऐसा दिया ही, देखो जानबूझ के एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन दिया है। 10⁻⁻1 का pH 1, -2 का pH 2, 10⁻⁻3 का pH 3, तो -8 का क्या होगा 8। ऐसा सोच के लोग जो है आंसर करेंगे ए ऑप्शन, जो कि गलत होगा। वो यही चाहते हैं कि ये गलत करें, तो हमको गलत करना नहीं है। हमको ये समझना है कि 10⁻⁻8 का आंसर क्या आएगा। तो हमने भी सॉल्व किया था उस तरीके से। तो मैंने हमेशा बताया कि अगर वो एसिड है तो पीएच हमेशा उसका 7 से कम होगा और अगर वो बेस है तो हमेशा उसका 7 से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अप्रॉक्स की, और अप्रॉक्स का मतलब लगभग। तो आपका जो आंसर आया था इसके लिए वो 6.96 आया था, आपको याद होगा, ठीक है। और ये अप्रॉक्स किसके हैं 7 के, लगभग 7 के आसपास है। वो एसिडिक ही है लेकिन पूरी तरह से एसिडिक ना हो तो लगभग न्यूट्रल के जैसा हो चुका है, क्योंकि इसमें H+ की जो सांद्रता है वो पानी के H+ से भी कम हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन है वाटर इज हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस तक जब हम पानी को गर्म करेंगे, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था, पूरा मैंने नहीं लिखा है, कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का pH 7 होता है और वो उदासीन होता है, तो 70 डिग्री तक जब मैं उसको गर्म करूंगा तो उसका pH क्या होगा। तो समझने की बात है, मैंने बताया था कि 70 डिग्री मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो Kw का मान बढ़ा, और Kw का 60 डिग्री के लिए हमने सॉल्व भी किया हुआ था। तो 60 डिग्री में जब Kw का मान बढ़ा तो pH का मान 0 से कहां तक आ गया, 14 की जगह 0 से 13 तक, और उदासीन वाला जो सिनारियो था वो कितने पे आ गया 6.5 पे। तो वैसे ही क्या हुआ था, pH का मान कम होगा, ये तो क्लियर है। यहाँ लिखा है pH डिक्रीज और सॉल्यूशन एसिडिक। pH उसका 70 पे, जब 60 पे वो कितना हो जाता है, लगभग 6.5 आ जाता है। 70 पे भी मान के चलिए उतना ही है, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे pH उसका 6.5 हो गया। 7 पहले था, अब 6.5 हो गया, तो pH डिक्रीज हुआ है। तो ये तो सही है, यहाँ पर ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ इंक्रीज है, ये कांस्टेंट लिखा है तो ये भी गलत है, यहाँ भी डिक्रीज। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब सॉल्यूशन इज एसिडिक बोल रहा है, 60 डिग्री पे 6.5 pH, तो 6.5 pH पे जो विलियन है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। लेकिन कब, 25 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ तापमान कितना है 70 डिग्री, तो वहां पर 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 क्यों आता है, क्योंकि 14 जो स्केल है उसका हाफ होता है। यहाँ स्केल 13 तक आ गया तो उसका हाफ कितना है 6.5। तो 6.5 पे वो एसिडिक नहीं रहेगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल ही रहेगा। पानी तो न्यूट्रल ही रहता है, पानी उदासीन ही रहता है। किसी भी ताप पर हो, पानी जितना H+ देगा उतना ही OH- देगा, वो उभयधर्मी है। वो जितना एसिडिक है उतना ही क्या है, बेसिक है। यही हमको समझना है। तो यहाँ pH कम तो हो रहा है बट वो एसिडिक नहीं हो रहा है, वो अभी भी क्या होगा, न्यूट्रल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आंसर जो होगा इसका क्या होता है, डी। कुछ लोगों ने इसका आंसर शायद ये किया होगा क्योंकि उनको लगा कि एसिड का pH जो है वो कम हुआ है 7 से, तो एसिडिक हो गया। नहीं, वो एसिडिक नहीं है, वो अभी न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल क्यों हुआ, क्योंकि पानी तो न्यूट्रल ही रहेगा किसी भी ताप पर हो। अगला क्वेश्चन, द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ H3BO3। इसकी बात कर रहे हैं कि H3BO3 जो है इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा। अभी मैंने ब्रॉन्स्टेड लॉरी में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस क्या होता है। तो HCl का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, Cl-। मुझे एक हाइड्रोजन कम करना होता है,
बट चूंकि ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल नहीं है, आपको पता है H3BO3 में इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। H3BO3 में जो है मैं लिख के देता हूं H3BO3, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसा है इसके स्ट्रक्चर BOH OH और OH। क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अम्ल तो है लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड या आर्हीनियस अम्ल नहीं है, ये लेविस अम्ल है, ये लेविस एसिड है। और लेविस एसिड है तो लेविस एसिड जब भी उदासीनीकरण करता है या जब लेविस एसिड रिएक्ट करता है तो किसी बेस के साथ, तो बेस से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है। तो यहां पर जो है ये बेस जो है किसी भी बेस जैसे OH माइनस से जब इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करेगा तो ये क्या बनेगा इसमें से, ये तो बन नहीं सकता, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा BOH4 और यहाँ लगा हुआ है माइनस। तो ये इसलिए क्योंकि लेविस एसिड है ना कि ब्रॉन्स्टेड एसिड। अगर ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होता तो अपना H+ दे देता, इसलिए अपना H+ नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया है और ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर नहीं है, यहाँ पर बात किसकी है, इलेक्ट्रॉन की कमी की। तो ब्रॉन्स्टेड अम्ल ना होके आर्हीनियस अम्ल ना होके लुईस अम्ल है, और लुईस अम्ल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करेगा OH से और वो 4 OH हो जाएगा और BOH- और ये एडक्ट बनता है लुईस के केस में। मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर में। पिछला लेक्चर पढ़ने के बाद ही ये वाला लेक्चर देखना, ये पार्ट 2 है, वो पढ़ा हुआ होगा तब ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 2016 में ही क्वेश्चन था, क्लोरोएसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा अम्लीय है, इसका कारण क्या होगा। बहुत आसान है, मैंने अम्लीयता क्षारीयता के क्रम में बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है -I खींचने की जो प्रवृत्ति है वो क्लोरीन की होती है। एसिटिक एसिड में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो वो जब खींचेगा तो खींचने की वजह से H+ आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो इसके कारण ये ज्यादा अम्लीय होता है एसिटिक एसिड से। इसका आंसर क्या होगा, -I। -E वैसे भी डबल बॉन्ड में आता है, +I तो कभी भी प्रबलता नहीं बढ़ाता, और +N तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सभी सिंगल क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन वाली ज्यादा बात नहीं है ना। आगे हम लोग बात करते हैं 2017 के क्वेश्चंस की। तो विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, ये भी क्वेश्चन था। मैंने पिछले वाले लेक्चर में, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, इस लेक्चर को देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप देखिए जरूर। इसके साथ साथ पार्ट 1 जो मैंने इसके साथ रिलीज किया हुआ था इससे पहले, वो आप जरूर देखिए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ बात हो रही है विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है ये एसिडिक है क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये भी एसिडिक है, ये भी नॉन मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है, ये भी एसिडिक है, और ये बेसिक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे 2017 में क्वेश्चन था विच इज लुईस बेस। लेविस एसिड बेस के जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए से मैं कह रहा हूँ, पिछला वीडियो देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, दोनों साइड में लिखा हुआ है कि कौन किस टाइप के एसिड लुईस एसिड है, किस टाइप के बेस लुईस बेस है। Cu2+ जितने भी कैटायन होते हैं लेविस एसिड होते हैं, बहुत अच्छे से पता है, जितने भी कैटायन है लेविस एसिड है। BF3 इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले भी लेविस एसिड होते हैं। ठीक है, निकेल ये धातु है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके पास पाई बॉन्ड्स हैं, और इसके पास साथ में क्या है, लोन पेयर है। चूंकि इसके पास निकेल के पास कोई लोन, लुईस बेस वही होता है जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो, जिसको वो क्या कर सके, किसी को डोनेट कर सके। तो डोनेट करने के लिए ये चीजें हमको बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निकेल के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर किसके पास है, इसके पास, तो ये इसका आंसर होगा। ऑक्सीजन यहाँ लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो वो बिहेव कर सकता है किसकी तरह, लेविस बेस की तरह। ठीक है, अभी फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं, pH ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी NaOH सॉल्यूशन। इसका pH हमने अभी निकाला था इसी लेक्चर में। तो NaOH का हमने जब निकाला था 0.1 नॉर्मेलिटी से POH निकला, POH इसका कितना आया था 1, 14 में से 1 माइनस किया तो pH कितना आया 13, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन आता है 2017 में कि एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले तो इन तीनों को देख लेते हैं। मैंने बताया था कि HF, HCl, HBr और HI के केस में बॉन्ड लेंथ देखा जाता है। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, है ना, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा,
उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि H उतना ही दूर होगा न्यूक्लियस से, तो H आसानी से उसको लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर होता है। ये तीनों ऑप्शंस में वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, कहीं से भी आप देखेंगे तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। इसमें पांचवा ऑप्शन नन भी है, ये भी देखना है। और CH4 और NH3 के केस में मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। NH3 को ज्यादा होना चाहिए था CH4, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन आता है वो क्या होगा, नन, क्योंकि इसमें चारों में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो एसिडिक स्ट्रेंथ के करेक्ट ऑर्डर को शो करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं 2017 के अगला क्वेश्चन जो है, pH ऑफ H2O इज चेंज्ड ऑन एडिशन ऑफ CH3COONA। यहाँ बात कर रहे हैं कि सोडियम एसिटेट को जब आप क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे, तो वहां से pH क्या होगा। तो सोचने की बात है, सोडियम एसिटेट को पानी में मिलाऊंगा तो सोडियम एसिटेट डिसोसिएट हो जाएगा। पानी में जब वो डिसोसिएट होगा तो सोडियम एसिटेट का रिएक्शन जब H2O से होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COOH और प्लस NaOH। सिंपल। तो आपको पता है कि ये तो एक लवण है, सॉल्ट है, H2O के साथ पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड और बेस बनेगा। एसिड जो है वो CH3COH है, जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, और सभी ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये तो वीक है। और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरा जो इसको जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H2O के साथ ऐड कर रहे हैं, तो जो चीजें बन रही हैं वो एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड की वजह से pH जो है, pH को डिसाइड कौन करेगा, वीक एसिड करेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस करेगा। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस करेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा OH माइनस दे रहा है। तो उस सॉल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब जो विलयन है वो बेसिक होगा, क्षारीय होगा, और जब क्षारीय है तो pH का मान 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं जो SCF के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा, दो और क्वेश्चन आए हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सिंपल है, मैं बता देता हूँ। 2017 में ही दो क्वेश्चन और हैं। एक तो पूछा गया है कि ऐसे विलयन जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में बहुत कुछ था, तो ऑप्शन आपको पता है कि क्या होगा, वो उभयधर्मी। तो ये भी एक क्वेश्चन है। साथ में एक और क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि जब भी H+ और OH- आपस में जुड़कर H2O बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसे रिएक्शंस को जिसमें H+ और OH- हमेशा कंबाइन होकर H2O बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण का ये रिएक्शन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सारे वो क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं दोनों पेपर का एनालिसिस करके, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं उस पैटर्न को आप समझ लीजिए। और जितने मैंने दोनों लेक्चर में इस टॉपिक से लेकर केमिकल इक्विलिब्रियम और pH को लेकर जो भी पढ़ाया है वो अच्छे से आप देख लीजिए और ये सारा कुछ पढ़ लीजिए। इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं और बिल्कुल क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अगर आपको इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया है। ओके, तो आप ये वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर